हिस्टोग्राफी इन मॉडर्न पीरियड। अब मॉडर्न पीरियड में क्या होगा बेसिकली, तो जो भी ब्रिटिशर्स ने किया, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का रूल था अपने ऊपर, बराबर कि नहीं बराबर, तो फिर हुआ ऐसा कि जो भी डिस्कवर किया उनका सब कुछ ब्रिटिशर्स को ही मिला। ठीक है, कंसेप्ट ऐसा था कि किया इंडिया के लिए उन्होंने, जो भी आगे अपन पढ़ने वाले हैं, जो भी डिस्कवर किया उन्होंने, जो भी लिखा वगैरह, लेकिन नेगेटिव तरीके से भी लिखा उन्होंने, पहली चीज तो ये। और दूसरी बात, तो बहुत सारी चीजें छुपाई भी गई थी, तो वो सब बातें भी अपने को कंसिडर करनी पड़ेगी। तो इन द 20th century द इंडियन आर्कोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च स्टार्टेड अंडर ब्रिटिश रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एलेक्जेंडर एलेक्जेंडर कनिंगम, ये तो अपने फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब क्या, आर्कियोलॉजी मतलब क्या, ये जो भी एंशिएंट चीजें होती है उसको ढूंढना वगैरह, वो सब। अब देखो अपनी ग्रेटनेस देखो, अपने अलग अलग रिलीजन टेक्स्ट में अलग अलग जगह पे साइट्स बहुत सारी लिखी हुई है कि अच्छा बुद्धिस्ट जैनिज्म के उसमें बुक में, बहुत सारी बुक्स में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है कि अच्छा अच्छा ये जगह पे ये था वो था। अब बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन बहुत सारी चीजें है भी। तो बहुत सारे जब लोग एक्चुअल में करने की कोशिश करते हैं तो वो रिलीजियस टेक को कीप इन माइंड करते हैं कि भाई अच्छा अच्छा इधर ऐसा ऐसा बोला है, तो ये तरीके से हम लोग चालू करने का है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ। तो उन्होंने क्या किया, बुद्धिस्ट टेक्स्ट को लिया और देखा कि भाई बुद्धिस्ट टेक्स्ट में क्या क्या लिखा हुआ है, तो उन्होंने अपना काम चालू कर दिया। उसके बाद सबसे फेमस क्या था, हड़प्पन। ये डिस्कवर किसने किया था? जॉन मार्शल। उनके पीरियड के टाइम पे डिस्कवर हुआ था, जॉन मार्शल के टाइम पे। ठीक है, इसके जैसे इंडिया की जो एंशिएंट रिचनेस थी, ग्रेटनेस थी, वो अपने को पता चल गई। बहुत जरूरी था बेटा, ये बहुत 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 जरूरी था। क्लियर है? हाँ। उसके बाद हाँ। मैंने जैसे बताया, उन्होंने बहुत सारा काम भी किया, इंडिया के बारे में लिखा भी। और उनकी जो भी बुक्स थी ना बेटा, उसमें वही होता था कि ब्रिटिशर्स आने के जैसे इंडिया में क्या अच्छा हुआ, क्या इंडिया का क्या बुरी हालत होती, ब्रिटिशर्स नहीं आते, तो तुम समझ रहे हो उनकी बुक्स सब अपने हिसाब से ही होती थी। जैसे 3 वॉल्यूम्स लिखी, किसने लिखी? जेम्स विल ने, 1870 में पब्लिश हुई थी वो। ठीक है, अब दिस वाज द फर्स्ट बुक ऑन इंडियन हिस्ट्री रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन। इट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स एन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव एंड प्रेजुडिस अगेंस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है उन्होंने, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये ब्रिटिशर ने लिखी थी, तो ऑब्वियसली इंडिया की तारीफ तो लोग करने वाले नहीं है। तो इंडिया के बारे में बहुत सारी बुरी चीजें यहाँ पर लिखी गई थी, इंडिया के बारे में बहुत सारी चीजें जो गलत थी वो लिखी गई थी। ऑब्वियसली वो लोग अपने हिसाब से लिखेंगे, वो लोग क्यों चाहेंगे कि अपना अच्छा लिखे अपन। तो वो एक बहुत खराब बात हुई थी बेटा। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव एंड प्रेजुडिस मतलब क्या, जो बोलते ना अपन, समझ किसने साड़ी पहन ली तो अपना प्रेजुडिस क्या होता है कि नहीं ये बहुत ट्रेडिशनल होगी, ये बहुत ओल्ड होगी, वैसे ट्रेडिशन फॉलो करती होगी, वैसे अपना प्रेजुडिस होता है ना। समझ रहे हो? जैसे अपन बहुत सारे प्रेजुडिस रखते हाँ। हैं लोगों के बारे में, जजमेंट रखते हैं, हाँ। प्री नोशन रखते हैं। तो ये बहुत ज्यादा लिखा गया था इंडिया के बारे में कि इंडिया ऐसा है वैसा है। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इधर इसने जो लिखा है उसका मतलब क्या है? क्या लिखा ना, इट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स एन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव मतलब पर्सपेक्टिव। मतलब 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 जो एक्चुअल में थे इंडिया, जैसे सबसे एक्चुअल में लिखना चाहिए था, जिस सबसे एक्चुअल में चीजें थी, उसको छोड़ करके बाकी चीजें बहुत ज्यादा थी। ठीक है, जो एक्चुअल में था। ऑब्वियसली अच्छा लिखा कि बुरा? ऑब्वियसली किसने, ब्रिटिशर्स ने लिखा, तो अच्छा क्यों लिखेंगे वो लोग अपने बारे में, दिमाग लगाओ। बिल्कुल नहीं लिखा था, अच्छा नहीं लिखते, कोई भी भटक सकता है। इसके लिए तो इंडिया की बहुत सारी चीजें छुप चुकी है, क्योंकि बहुत सारे साल तक अपन बाकी के रूल्स में थे, तो बहुत सारी अच्छी चीजें छुप चुकी है इंडिया की, बहुत सारी। क्लियर है? द हिस्ट्री ऑफ इंडिया रिटन बाय माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, वाज पब्लिश्ड। तो बहुत सारी चीजें लिखी गई थी। द पीरियड ऑफ मराठा एम्पायर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन हिस्ट्री। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रैंड दफने, जिन्होंने एक्चुअल में मराठा के बारे में लिखा, हिस्ट्री ऑफ मराठास, जिनकी 3 बुक पब्लिश हुई है। ठीक है, अब तुम लोग वापस वही चीज एक्सपेक्ट कर सकते हो, वापस उन्होंने कुछ अच्छा नहीं लिखा, जो भी बुरा हो सकता था उन्होंने लिखा। इंडियन कल्चर को बहुत तरह से कंडेम किया, क्रिटिसाइज किया, और बहुत सारी चीजें उन्होंने गलत बताई है, मिसलीड किया लोगों को। इसके लिए इंडिया की बहुत सारी ग्रेटनेस छुप चुकी है। ठीक है, जैसे सुश्रुता थे, मालूम है सुश्रुता?
हाँ, आज से कितने हजारों साल पहले हुए तो सर्जरी वगैरह उन्होंने सब किया, उनका नाम लेकिन किधर छुप चुका है ग्रेटेड लोगों का, क्योंकि बस बाकियों ने अपने पर राज किया, उन्होंने अपने हिसाब से चीजें लिखी। ठीक है, क्लियर है? तो ग्रैंड डफ ने भी वैसा ही किया। विल्सन हंटर on Indian history show a somewhat impartial treatment of the subject. Nilkan Janardhan Kirtan and Vishwanath Kashinath Rajwade were two historians who took up the task of exposing the limitations of Grand Duff writing. Grand Duff ने क्या लिखा? मराठा एम्पायर के बारे में उन्होंने लिखा, बराबर के नहीं? उन्होंने ब्रिटिशर्स को बहुत ग्लोरीफाई किया, मराठास को बहुत ज्यादा वीक दिखाया, बहुत खराब दिखाया, लेकिन कुछ कुछ लोग आए सामने और उन्होंने बताया भाई गलत बात है ये तो। उस टाइम पे तो बहुत सारे लोग तो वो भी नहीं करते थे, कुछ साथ भी नहीं देते थे इंडियंस का, क्योंकि डरते थे ना ब्रिटिशर्स कुछ कर देंगे तो। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? हाँ, हाँ भैया। तो ये सब बातें हैं बच्चों, तो ये कंसेप्ट है अपने बारे में, ये चीजें ध्यान में रखना। क्लियर है? हाँ, अब हम देखेंगे इंडियन हिस्टोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स। क्या क्या आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स थी पहले की? तो पहले थी कोलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। अब इसमें क्या होगा, गेस करो क्या होगा? कॉलोनीज, कॉलोनियल मतलब कॉलोनी। वापस क्या होगा यहाँ पर देखो, कब लिखे, हाँ ये कब लिखा गया था? बहुत पहले लिखा गया था, बहुत पहले लिखा गया था, तो इसका पर्पस क्या होगा? अपन वैसे थे वही जो पहले था, मतलब इंडिया के बारे में बुरा लिखना है। तो कॉलोनियल हिस्टोग्राफी में क्या होगा? ऑब्वियसली जो भी पहले ब्रिटिश ऑफिसर्स थे और क्रिश्चियन मिशनरीज थे जो इंडिया में अपना रिलीजन स्प्रेड करने आए, क्रिश्चियन मिशनरीज और ब्रिटिशर्स जो राज करने आए, तो उन्होंने अपने हिसाब से लिखा और इंडियन कल्चर को बहुत तरह से डिफेम किया, बहुत बुरी तरह से प्रेजेंट किया। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी वगैरह, तो ये सब जो चलता ही आया था, तो ये सब था कॉलोनियल हिस्टोग्राफी का एग्जांपल्स। बच्चों ये चीज नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू रियली अंडरस्टैंड दिस कि लॉट ऑफ राइटिंग्स वेर एक्चुअली एक्चुअली रॉन्ग, एक्सट्रीमली रॉन्ग। उन्होंने अपने हिसाब से मोल्ड वोल्ड करके चीजें लिखी थी, जैसे 5 वॉल्यूम उन्होंने पब्लिश की थी कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1922 से लेकर 1930। ये पीरियड नोट करना, ये पीरियड क्या था? ब्रिटिशर्स के राज के टाइम का था। क्लियर है? हाँ, अब ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी, इसमें क्या आएगा? अब बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो क्यूरियस थे अपने ईस्ट कंट्रीज के बारे में, उनके राज के बारे में, कैसे वो उन्होंने लैंग्वेजेस पढ़ी, किस तरह से पढ़ी, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। अब वैसे वहां के लोग आए, so many European scholars felt curious about civilization and countries of the East. East मतलब ईस्टर्न कंट्रीज मतलब क्या? अपने एशियन कंट्रीज वगैरह वगैरह वो सब भी आ गया। ठीक है, और जो भी देखो बात समझो, अपने इंडिया में भी बहुत सारे राइटर्स थे, लोग थे जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी, अच्छी चीजें समझी बहुत ज्यादा, तो वहां के लोगों को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए बेटा, लेकिन नहीं मिलती थी क्योंकि ब्रिटिशर्स के राज के अंदर थे अपन, ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर थे। तो वहां के जो स्कॉलर्स थे उनको भी लगता था यार कि देयर इज समथिंग दैट रिस्पेक्ट हैज टू बी गिवन, तो उस पर स्टडी हुई। और मैंने तुमको पहले ही बताया हुआ है बेटा, लैंग्वेजेस एक्चुअली मैच करती है, अपनी इंडियन लैंग्वेज बहुत सारी जगह पे मैच करती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ये जो ओरिएंटलिस्ट थे जो बाहर के कंट्रीज से आए थे इंडिया में पढ़ने के लिए कि भाई इंडिया के स्कॉलर्स कैसे हैं, किस तरह से है, उन्होंने सिमिलरिटी देखी किसमें संस्कृत में और अदर यूरोपियन लैंग्वेज में। उन्होंने वैदिक ट्रेडिशन, संस्कृत लिटरेचर, ये सब पे बहुत फोकस किया, बहुत फोकस किया उन्होंने। फिर उन्होंने क्या समझा कि भाई कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी है जो अपने को देखनी पड़ेगी, तो उन्होंने देखा बहुत ज्यादा कि बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस आ रही है आवाज, बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस एक्चुअली मैच करती है। ठीक है, सो वैदिक ट्रेडिशन एंड संस्कृत लिटरेचर को उन्होंने स्टडी किया, फॉर्मुलेट किया, और उन्होंने बताया कि ये एक्चुअली कैन बी मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। ठीक है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस की सबकी मदर हो सकती है, मतलब मदर का कहने का मतलब ये इधर इनका कि ये लैंग्वेज आई होगी उसके बाद चीजें फैली होगी पूरी दुनिया में। सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी फाइंड आउट की उन्होंने, जिसने भी ओपन के डोर्स फॉर रिसर्च इन इंडियन लिटरेचर एंड हिस्ट्री। उसके पहले सब कुछ डॉक्यूमेंट्स भी, अच्छा ऐसा भी बोलते, बहुत सारे डॉक्यूमेंट जला भी दिए थे उन्होंने, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने रफू चक्कर भी कर दिया था, बहुत सारी चीजें कर दी थी। ठीक है,
लोगों को 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी इन कोलकाता फाइंड आउट की, और उन्होंने ऑब्वियसली रिसर्च के लिए डोज ओपन कर दी। कहने का मतलब लोगों अब रिसर्च करने लगे, लोग समझने लगे कि भाई ये भी कुछ है, इसको भी देखना पड़ेगा। अमंग द ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स फ्रेडरिक मैक्स मुलर, बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है ये, ठीक है। इन्होंने मेंशन किया इन हिज ओपिनियन संस्कृत वाज द मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेज ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। बहुत बड़ी बात बोल दी इन्होंने फ्रेडरिक मैक्स मुलर ने, कि संस्कृत बहुत ओल्डर है, बाकी लैंग्वेजेस में संस्कृत के वर्ड दिखते हैं। वो बहुत संस्कृत लिटरेचर में इंटरेस्टेड थे, और उन्होंने ट्रांसलेट भी की द संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हितोपदेश इन जर्मन लैंग्वेज। ही वाज आल्सो द एडिटर ऑफ 5 वॉल्यूम्स ऑफ द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट। तुम समझ रहे हो बेटा, ये इंसान ने कितना कुछ किया, कितना कितना कुछ। संस्कृत को बोलना कि वो सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे एंशिएंट है, बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उस टाइम में बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता था, बुक्स की बुक जलाई जाती थी। तो उस टाइम पे सब चीजें आई, और वो उन्होंने 50 वॉल्यूम भी किया एडिट, द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट। ऋग्वेदा पता है, अजुर्वेदा, ऋग्वेदा, समवेदा सब पता है तुम लोगों को? तो ऋग्वेदा भी उन्होंने कंपाइल किया, अंडरस्टैंड किया, और उन्होंने पब्लिश किया जर्मन में। क्यों पब्लिश करते कोई भी इंसान कोई भी चीज को? क्यों पब्लिश करते कोई भी? क्यों करते कोई भी इंसान? क्योंकि there is something good about it and people all over the world should know about it. That's the reason they publish and that's the reason they spread it throughout the world. बाद में क्या हुआ? एडवर्ड said a scholar who has re-evaluated the Orientalist writings had thrown light on the imperialistic interest of Orientalist scholars. इसका मतलब क्या होता है बच्चों? आवाज नहीं आ रही अभी? एडवर्ड ने क्या बोला? A scholar who has re-evaluated the Orientalist history, ओरिएंटलिस्ट राइटिंग्स। मतलब कहने का मतलब ये बच्चों, ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज रियलिटी इसी से मालूम पड़ती है। कोई कोई लोग क्या करते हैं, देखो इंपीरियलिस्टिक इंटरेस्ट मतलब क्या, कोई कोई लोग किसी की जगह पे राज करते हैं, राज करने से क्या होता है, वो लोग सिर्फ अपने बारे में लिखते हैं, बाकी लोगों के बारे में लिखते नहीं है। इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो उसके ऊपर उन्होंने बोला कि ये बहुत जरूरी है, ये स्कॉलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना जो इंपीरियलिज्म मतलब क्या, जो एकदम बिग नेशन होता है, स्ट्रॉन्ग नेशन, वो वीक नेशन पे राज करता है, तो वो लोग अपने हिसाब से लिखते हैं। तो ऐसे लोग बहुत जरूरी है, ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियंस। अगर वो आएंगे और वो लिखेंगे तो लोगों को मालूम पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है? नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी मतलब क्या? देखो, ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफर कौन थे? जो बाहर के कंट्रीज से आए थे, बराबर कि नहीं, जिनको बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील हो रहा था, जिनको बहुत ज्यादा एडमायरेशन थी अपने हिस्ट्री को लेके। इसीलिए तो मैक्स फ्रेडरिक मुलर ने इतना काम कर दिया, वो लोगों ने किया। लेकिन वो हितोपदेश का या ऋग्वेद को कंपाइल करना बोलो, या 50 वॉल्यूम्स को, सेक्रेड बुक को उन्होंने रीगो करना बोलो, रिवाइव करना बोलो, तो ये सब तो उन्होंने किया। लेकिन देश में क्या हुआ इसके बारे में, तो उसके ऊपर अपन पढ़ेंगे नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी कि इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में कौन से लोग थे जिन्होंने इसके ऊपर आवाज उठाई। एक्चुअली लोग बहुत सारे थे, लेकिन किसी ने एज सच बुक लिखना इतना नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो चालू हुआ इंडिया में भी। और क्या था उन्होंने काम, क्या था? देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, रिस्टोर द प्राइड इन द एंशिएंट ग्लोरी ऑफ इंडिया। रिस्टोर क्यों बोला यहाँ पर? क्योंकि इंडिया का नाम बर्बाद हो चुका था, खराब करने वाले लोगों ने खराब करना शुरू कर दिया था। तो इंडिया का नाम रिस्टोर करना, रिबिल्ड करना, रिबूट करना बहुत जरूरी था। बात को समझो मेरे बच्चों, बात को समझो। रिस्टोर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया की इमेज खराब करने वाली राइटिंग्स, और पहले तो ऐसा था भी नहीं, मीडिया ऐसे जर्नलिज्म लोग वगैरह ग्राउंड रियलिटी चेक करेंगे, ऐसा तो नहीं था। बुक्स के हिसाब से सब लोग जज करते थे, ट्रैवलर्स आते थे, बुक के हिसाब से जज करते थे, बराबर के नहीं? तो ये जो हिस्टोरियंस थे, उन्होंने इंडियन एजुकेशनल, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के ऊपर इंक्लिनेशन बताया, to restore the pride in the ancient glory of India and self esteem of the Indian reader। self esteem मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़े। देख, तुम अपने देश के बारे में गलत सुनोगे तो तुम्हारा सेल्फ esteem कम ही होने वाला है। फिर तुम यही सोचोगे नहीं इंडिया खराब ही है, चलो ना ब्रिटिश अच्छे है। ऐसा उन्होंने मानने के लिए अपने को मजबूर किया था एक टाइम तक, तुम लोग याद रखना बेटा मेरी चीज। उन्होंने को मजबूर कर दिया था कि ब्रिटिशर्स ही क्यों रहने चाहिए इंडिया में, ऐसा क्यों है कि ब्रिटिशर्स है तो अच्छा है इंडिया में, एक बार ब्रिटिश लोग चले गए तो तुम लोग का नुकसान होने वाला है, ऐसा उन्होंने अपने को बिलीव करने में मजबूर कर दिया था एक टाइम तक। उससे क्या होगा, फिर लोगों का उससे बिलीव चला जाएगा इंडियन से, और लोगों का बिलीव जाएगा तो फिर फ्रीडम स्ट्रगल में कोई मूवमेंट में हेल्प ही नहीं करेगा, किसमें वो आग ही नहीं आएगी अंदर से कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये हिस्टोरियन ने अपना सेल्फ एस्टीम, प्राइड वापस आए, इसलिए उन्होंने राइटिंग चालू किया
इसके लिए उसको अपन बोलते हैं नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी। क्लियर है? और तो द राइटिंग्स ऑफ इंडियन हिस्टोरियंस who were trained in British educational system show an inclination to restore the prime। inclination मतलब क्या? इसके ऊपर उन्होंने कुछ सोचा, लिखा और थोड़ा उनका वहां पर मन हुआ कि मुझे रिस्टोर करना है प्राइड और ग्लोरी इंडिया की, सेल्फ स्टीम। अब ये जरूरी क्यों था मैं तुमको बताया ऑलरेडी, बराबर? तो ये रहते नेशनल हिस्टोग्राफर। अब इनके नाम आएंगे बहुत सारे, ये लर्न करना पड़ेगा तुम लोग को। नाम क्या क्या है? नेशनलिस्टिक राइटिंग्स इन महाराष्ट्र वर इंस्पायर्ड बाय विष्णु शास्त्री चिपलूनकर। He criticized the prejudice history of Indian society और Indian ancient India written by British officer, जो मैं तुमको पहले भी बताया। बहुत सारा prejudice था, बहुत सारा फेकनेस था, बहुत सारी चीजें अनवैलिड थी, वो भी लिखी गई थी। तो विष्णु शास्त्री चिपलूनकर ने उसको बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया। ठीक है? देखो इंडिया में बहुत सारी चीजें अच्छी हुई है बेटा, लेकिन ये छुप गई है किधर। तो उन्होंने वही काम किया, द नेशनलिस्टिक। देखो यहाँ पर लिखा है चिपलूनकर ने क्या किया किया। उसके बाद द नेशनलिस्टिक historians try to seek the golden era of Indian history. There were times blamed for ignoring the critical analysis of the historical truth। मतलब क्या? देखो बेटा मेरी बात हमेशा समझना, हिस्ट्री को लिखना आसान नहीं होता, लेकिन हिस्ट्री का झूठ लिखना बहुत आसान होता है। झूठ लिखने के लिए ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि झूठ होता है वो। लेकिन सच के तह तक जाना पड़ता है, क्योंकि सच के बहुत सारे लेयर्स होते हैं, झूठ के लेयर्स नहीं होते हैं। झूठ झूठ होता है। तो ये जो ब्रिटिशर्स थे ना, तुम समझो मेरी बात, ये झूठ के लेयर्स नहीं होते, झूठ झूठ होता है। ये इंसान पागल है, खत्म हो गया, लेकिन ये इंसान अच्छा है। अगर मैं सच बोलूं तो उसके पीछे बहुत लेयर्स हो गया। अच्छा है, कैसा है, किसके लिए, किस तरह से है। तो ये सब चीजें होती है। सच में लेयर्स होते हैं, झूठ में लेयर्स नहीं होते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? देयर वर टाइम्स ब्लेम्ड फॉर इग्नोरिंग द क्रिटिकल एनालिसिस। और उसमें से कौन कौन थे सब जो उन्होंने अपने लिए थोड़ा लिखा? महादेव गोविंद ननाडे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, विनायक दामोदर सावरकर। वीर सावरकर सुना होगा बहुत सारे लोगों ने, तो उनके बारे में मैंने डिटेल वो उन्होंने उस टाइम पे तो तुमको पता होगा ये विल्सन कॉलेज वगैरह, क्या कौन सा कॉलेज है, फुल्ल देशपांडे वगैरह उस टाइम पे लिख रहे थे, तो बहुत अच्छी चीजें लिखी उन्होंने तो। सो वो उनका तो बहुत अच्छा व्यू था बहुत चीजों को लेकर, साइंस को लेकर, वो लेकर। लेकिन विनायक दामोदर सावरकर को तो ब्रिटिशर्स ने जेल में डाल दिया था। फिर उन्होंने एपोलॉजी लेटर लिखा कि मैं कुछ नहीं। फिर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई है इसके ऊपर भी, बहुत बहुत कंट्रोवर्सी है, अभी बता नहीं सकता वो सब, लेकिन ठीक है, कब कब टाइम मिलेगा तो बताऊंगा। राजेंद्र लाल मिश्रा, तो ये सब लोग थे जिन्होंने ये सब लिखना शुरू किया कि बाबा क्या है ये सब। बहुत सारे नाम दिए इधर। रमेश चंद्र मजूमदार, काशी प्रसाद जायसवाल, राधा कुमुंड मुखर्जी, भगवान लाल इंद्रजी, वासुदेव विष्णु मिराशी, अनंत सदाशिव अटलेकर आर द नेम्स ऑफ द सम रिनोन्ड स्कॉलर्स अमंग द नेशनल हिस्टोरियंस। भैया भी सब लर्न करना है? नहीं, सब नहीं करना है, कोई भी 5-6 याद रख लेना। ठीक है? कोई भी 5-6 याद रख लेना, सब नहीं करना। बस खुश? तो ये तुम्हारा आंसर है 6.2। 6.2 इधर से लेके सिर्फ इधर तक, इधर तक। आगे रीड करते हैं। हाँ मतलब पूरा, पूरा पूरा। तो तुम्हें आंसर में क्या लिखना है? सिंपल। नेशनल हिस्टोरियंस क्या होता है, उन्होंने क्यों लिखा? क्योंकि अपनी ग्लोरीफाई को आने के लिए। उसमें मेन कौन थे? विष्णु शास्त्री चिपलूनकर और बाकी सब क्रिटिसाइज किया प्रेजुडिस के बारे में। और 6-7 नाम लिखने, बस सिंपल आंसर है। आंसर बहुत सिंपल है। क्लियर है? तो बेटा 6.2 में मैंने क्या क्या बात की? नेशनल हिस्टोग्राफी की बात की। उसमें थोड़ा और माइंड मार्क करना पड़ेगा तुम लोगों को, पॉइंट ये वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने अभी रीड किया, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। द नेशनल हिस्टोग्राफी प्रोवाइडेड अ मोमेंटम टू द राइटिंग ऑफ इंडियन रीजनल हिस्ट्रीज टू। रीजनल हिस्ट्री मतलब लोकल हिस्ट्री। एज a result, attention of historians was drawn to the geographic condition and history of South Indian regions, क्योंकि उनको बहुत निगलेक्ट किया जाता था, क्योंकि मेजोरिटी चीजें सब नॉर्थ में हुई और वहां के उनको चीजों लोगों को बहुत निगलेक्ट किया जाता था, तो उनकी हिस्ट्री के ऊपर भी ध्यान गया। तो ये पूरा बड़ा ऊपर वाला 6.2, ये भी 6.2 ही है, और ये भी 6.2 है। क्लियर है? ये तुमको पढ़ना है। और एक और आंसर जो तुमको पढ़ना है आज के दिन में, मैं तुमको बताता हूँ। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ राजवड़े, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजवड़े इज वेल नोन फॉर हिज राइटिंग इन मराठी ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, लिंग्विस्ट, इथमोलॉजी,
okay, grammar, etc. He was one of the firm opinion that we should write our own history. अपनी खुद की हिस्ट्री लिखनी चाहिए अपने को, उसके बाद फर्म ओपिनियन इसका बिलीफ उनका था। टाइम खत्म होने वाला है बच्चों, तो थोड़ा सा अपने को फास्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। एंड ही कंपाइल्ड एंड एडिटेड 22 वॉल्यूम्स ऑफ टाइम टाइम टाइम